हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और इस क्लास में आपको देने वाले हैं एकदम सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को कवर करिएगा और कोई भी डाउट होने पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हिस्ट्री और आपके जीएस से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिसके आपके डेली एक नया पार्ट लेकर आते हैं। कल हमने आपको साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, आज एक बार फिर से हम लोग जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें हम आपको पहले भी बहुत से क्वेश्चंस करा चुके हैं, सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी वन लाइनर क्वेश्चन हैं और इस सीरीज में भी आपको 60 क्वेश्चन सीधे सीधे पीडीएफ से करा चुके हैं। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कम से कम समय में एक एक क्वेश्चन आपको समझना है और याद करना है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आज का दिया गया है कि भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा। तो ऊपर की क्लास में हमने आपको बताया था राष्ट्रगीत कौन सा था, वंदे मातरम था। और यही क्वेश्चन भी हमने आपसे पूछा था कि ये लिखा किसने है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के रूप में इनको जानते हैं, जिन्होंने भारत का राष्ट्रगीत लिखा था। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों अलग अलग हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रगीत के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी हैं और राष्ट्रगान के रचनाकार जो हैं वो आपके रविंद्रनाथ टैगोर हैं। सभी लोगों को इसके बारे में पता होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था। तो दोस्तों, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में जो उपाधि दी गई थी, तब से इनको राष्ट्रपिता माना जाता है। ये सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता किसको कहा था, महात्मा गांधी को कहा था। उस दिन के बाद से आज तक इनको राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है, जिसके बारे में आप सभी लोग अवगत होंगे। अगला क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। जब हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय पंचांग की या फिर हिंदू पंचांग की, तो यहाँ पर आपका सबसे पहले नाम आता है शक संवत का। सालिवाहन शक यानी कि शक संवत के रूप में हम जानते हैं हमारे राष्ट्रीय पंचांग को, जो कि एक प्रकार का इंडियन ऑफिशियल पंचांग कैलेंडर जो होता है वो आपका शक संवत कहलाता है। याद रखिएगा, लगभग 78 वर्ष पीछे रहता है हमारा जो इंग्लिश ईयर है, इंग्लिश कैलेंडर है, उसकी अपेक्षा 78 वर्ष पीछे रहता है। एक आपका विक्रम संवत भी होता है। तो ये सभी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। एक दो अंक आपके यहां से जरूर कवर होंगे, लेकिन राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को याद किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। 64 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है, यानी कि हमारा राष्ट्रगान कितने सेकंड में गाया जाता, कितने समय में गाया जाता। तो ये तो आप लोगों को पता होगा, 52 सेकंड में राष्ट्रगान गाया जाता। हमारा पूरा राष्ट्रगान 52 सेकंड में समाप्त हो जाता है। ये इसकी कुल अवधि होती है राष्ट्रगान गाने की। राष्ट्रगान कौन सा है, तो जन गण मन, जिसके रचनाकार आपके रविंद्र, इसकी अवधि 52 सेकंड है। अगला 65 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी, यानी कि इसे रेडियो सक्रियता भी कहते हैं। रेडिएशन सक्रियता के रूप में भी इसको जानते हैं। और इसकी खोज 1896 में हेनरी बैकरल ने की थी। किसने की थी, हेनरी बैकरल ने 1896 में रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। इनका कहना था कि कुछ धातु ऐसी होती हैं जो रेडिएशन छोड़ती हैं, जो स्वतः ही रेडियो एक्टिव होती हैं, जो रेडियो सक्रिय होती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। तो पेस मेकर आप लोगों ने नाम कई बार सुना होगा, लेकिन काफी लोग ये नहीं जानते होंगे आखिर ये होता क्या है। तो आपको बता दें दोस्तों, हृदय से संबंधित, हार्ट से संबंधित एक प्रकार का आपका यंत्र होता है, एक उपकरण होता है, जिसे हम पेस मेकर का नाम देते हैं। और ये आपका हृदय की धड़कनों को समझने, उनको नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कृत्रिम पेस मेकर जो होता है, ये यंत्र डॉक्टर के द्वारा हृदय की धड़कन को, दिल की धड़कन को समझने, उसके नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसे हम पेस मेकर के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा किस अंग से संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों हार्ट से, हृदय से संबंधित एक आपका यंत्र होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 67 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, यानी कि हमारे शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने वाली जो सबसे प्रमुख ग्रंथि के रूप में जानी जाती है, सबसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जानी जाती है, उसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि इसका नाम रखा
गया है, जो कि मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जानी जाती है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, जो कि हमारे मस्तिष्क में होती है। कहाँ पर होती है? मस्तिष्क में होती है। और सभी क्रियाओं के लिए किस प्रकार का रिएक्शन देना है, क्या आगे की गतिविधि होगी, इन सभी चीजों का कार्य करना इस पीयूष ग्रंथि का ही कार्य होता है। अगला क्वेश्चन, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या कहलाता है? तो दोस्तों कार्बन के रूप के बारे में आपने पढ़ा होगा। अगर हम शुद्ध भाषा में बात करें तो कार्बन के अपर रूप के रूप में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं सर्वाधिक शुद्ध रूप, यानी कि बिल्कुल जो कठोर सबसे शुद्ध रूप जो होता है वो हीरा कहलाता है। यानी कि डायमंड जो है ये किससे बनता है? यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी, कार्बन से बनता है। लेकिन कैसे बनता, क्या हम लोग बनाते हैं? नहीं, ये आपका कार्बन से बना हुआ एक अपर रूप है। ये कई करोड़ों सालों तक कार्बन जब मिट्टी में मिला रहता है, उसके बाद एक क्रिया के माध्यम से अपर रूपों के माध्यम से कार्बन के अपर रूप से बना हुआ सबसे शुद्ध और कठोर धातु जो निकलकर सामने आती है वो आपकी क्या कहलाती है? उसे हम हीरा कहते हैं। बस आप लोगों को एक बात याद रखनी है, यह क्या होता है? कार्बन का अपर रूप होता है। इसके अलावा आपका ग्रेफाइट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ग्रेफाइट भी कार्बन के अपर रूप के बारे में अपर रूप के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों राइंटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। एक्सरे की जो मशीन तैयार की थी वो राइंटजन ने तैयार की थी। एक्सरे किस लिए प्रयोग में लाया जाता? तो शरीर में जो हड्डियों की टूट फूट हो जाती है, हड्डियों में किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसकी जांच करने के लिए, पता लगाने के लिए हड्डी में कहाँ पर क्या टूट फूट हो गई है, उसके लिए एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो दोस्तों सबसे पहले प्रयोग में लाई गई धातु जो थी वो आपकी तांबा धातु थी। तांबा धातु का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था। मनुष्य के द्वारा सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो दोस्तों बाह्य आकाश का मतलब यहाँ पर क्या? ब्रह्मांड से है। यानी कि हमारा पूरा ब्रह्मांड जो है वो अंतरिक्ष यात्री जब बाहर से देखते हैं तो वो काला दिखाई पड़ता है। पूरा चारों तरफ काला काला माहौल दिखाई पड़ता है। ये हमारे जो ब्रह्मांड है वो अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा जैसा दिखता है उसके बारे में बात की गई। इसके अलावा आपको बता दें, जब सीधे हमारे पृथ्वी ग्रह पर नजर पड़ती है तो ये कैसा दिखाई देता है? नीले रंग का दिखाई देता। क्यों? क्योंकि यह पानी से घिरा हुआ है। इसमें लगभग 70% 71% क्या है? पानी है। इस वजह से ये ब्लू प्लैनेट के रूप में भी जाना जाता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन का आविष्कार किया था। जो दूरबीन से हम दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। दूरबीन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अब तो अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं को देखने के लिए भी दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। वह दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम दूरबीन का प्रयोग करते हैं। इसका आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली में महात्मा गांधी जी के जो समाधि स्थल बना हुआ है उसे हम किस रूप में जानते हैं? तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजघाट। राजघाट के रूप में हम दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल को जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? इसको हम राजघाट के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे हम डेली पूछते रहते हैं। इनके आंसर आप लोगों को अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में जरूर करना है दोस्तों। और आज का आपका क्वेश्चन है कि जब हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की, तो इनके समाधि स्थल को हम किस नाम से जानते हैं और ये कहां पर स्थित है? जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल कहां पर है? इसका क्या नाम है? इसका आंसर आज की क्लास में आप लोगों को अधिक से अधिक संख्या में देना है। साथ ही साथ आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं ये भी बताते चलना है। अगला क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन है, देखिए जल्दी से। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? तो दोस्तों जो भारत की पहली रेल चलाई गई थी, पहली ट्रेन चलाई गई थी, वो आपके महाराष्ट्र में चलाई गई थी। कहां से? मुंबई, यानी कि बंबई से ठाणे तक। कहीं कहीं थाने लिखा मिलेगा और कहीं कहीं आपको इस प्रकार से ठाणे लिखा हुआ मिलेगा। तो मुंबई से ठाणे तक ये भारत की पहली रेल चलाई गई थी। कब? 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल सन अभी आपको अगले ऑप्शन में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको डेट याद रखनी, 16 अप्रैल को मुंबई से ठाणे तक लगभग 44 किलोमीटर की दूरी थी। इस दूरी के बीच इस ट्रेन को लगभग 40 के आसपास है, 35 से 40 के बीच में दूरी थी, जिस दूरी पर इस ट्रेन को पहली बार देश में चलाया गया था 1853 16 अप्रैल को। आगे
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में शुरू की गई? तो दोस्तों कई लोग समझेंगे मेट्रो सबसे पहले दिल्ली में शुरू की गई, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा अगर आप लोग दिल्ली करके आएंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो रेल का शुभारंभ किया गया था। सबसे पहले मेट्रो कहां पर शुरू की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो को शुरू किया गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो देखिए अभी ऊपर हमने आपको कर दिया था कि आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो मुंबई से ठाणे तक जो ट्रेन चलाई गई थी 16 अप्रैल को, वो आपकी 1853 में चलाई गई थी। यानी कि भारत में जो पहली ट्रेन चली थी वो 1853 में चली थी। मुंबई से ठाणे तक का सफर तय किया गया था और ये आपकी 16 अप्रैल को चली थी। चारों बातों को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? यानी कि भारत की तरफ से बने पहले अंतरिक्ष यात्री का जब नाम लिया जाता है तो आपको पता होगा स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा का नाम सबसे ऊपर आता है। राकेश शर्मा जी सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे, जो कि भारत का नेतृत्व कर रहे थे। भारत के एकमात्र अंतरिक्ष यात्री थे जो सबसे पहले गए थे अंतरिक्ष में। और ये कब गए थे? तो आंसर आपका हो जाएगा 1984 में। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि ये किस देश के साथ गए थे? क्या भारत का मिशन था? नहीं दोस्तों, भारत का मिशन नहीं था, बल्कि ये आपका सोवियत संघ यानी कि रूस का मिशन था। रूस के एक संयुक्त मिशन में भारत के अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा को भी शामिल किया गया था और ये वहाँ के रूस के ही अंतरिक्ष यान के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने थे। याद करिएगा 1984 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिल्कुल अंतिम क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा। कल सुबह की क्लास में हमने आपको साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दिए थे, ऐसे ही आपको भूगोल के, करंट अफेयर के क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं। बस आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समय देते रहना है। थोड़ा समय हम भी निकाल कर आपके लिए क्लासेस ला रहे हैं और आगे भी ऐसी ही क्लासेस देते रहेंगे। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए और क्लासेस को देखते रहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो राज्यपाल मुख्यमंत्री, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री की जब बात करते हैं तो यहां पर आपका आंसर हो जाता सुचेता कृपलानी। यूपी की मुख्यमंत्री बनाई गई थी, पहली बार पहली महिला मुख्यमंत्री चुनी गई थी सुचेता कृपलानी। इनका नाम सबसे ऊपर आता है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बने? पहले मुख्यमंत्री की बात जब आती है तो हरियाणा राज्य के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा को बनाया गया था। ये पहले मुख्यमंत्री के रूप में बनकर उभरे थे। अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा जल्दी से, क्या दिया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, उस समय हालात बहुत खराब थे और एक पूरा अंतर्राष्ट्रीय ऐसे संगठन की आवश्यकता थी जो कि आगे भविष्य में होने वाले युद्धों से बचाव कर सके, युद्ध को ना होने दे। तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1945 को। एक संगठन बनाया गया पूरे विश्व को एक साथ लाने के लिए, पूरे विश्व में आपस में होने वाले युद्धों को समाप्त करने के लिए। और ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे यूएन के नाम से, यूनाइटेड नेशंस के नाम से जानते हैं, 24 अक्टूबर 1945 को इस संगठन की स्थापना की गई। बाकी अन्य क्वेश्चंस को हम आगे की क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हों तो एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। पिछली क्लासेस की तरीके आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, क्लासेस को देखते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर। क्वेश्चन का आंसर देना मत भूलिएगा।